उस छोटे इंजन की तरह जो कर सकता था, नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर पर बहादुरी से रेंग रहा है। ये देखने की कोशिश कर रहा है कि अरबों साल पहले ऐसा क्या हुआ होगा जिसने इस ग्रह को लाल रेगिस्तान बना दिया, और ऐसा लगता है कि आखिरकार उसे कुछ मिल गया है। हालांकि अब मंगल पर जीवन असंभव लगता है। युगों पहले ये पृथ्वी की तरह एक दुनिया रही होगी जिसमें घना वातावरण, पानी और शायद जीवन भी था, और ऐसा लगता है कि चीजें अभी हाल ही में बदली हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि सिर्फ 3 अरब साल पहले मंगल के उत्तरी गोलार्ध में एक स्थिर महासागर रहा होगा। पृथ्वी पर आर्कियन इयॉन पूरे जोरों पर था। ज्वालामुखी पागल हो रहे थे और जीवन अपने पहले कदम उठा रहा था। शायद मंगल ग्रह पर भी जीवन अपने पहले कदम उठा रहा था। नहीं अंटार्कटिका की तरह जमी हुई बंजर भूमि नहीं, बल्कि पृथ्वी के महासागर की तरह पानी के एक निकाय में। और इस पृथ्वी जैसी जलवायु ने मंगल की रहने योग्य अवधि को हमारे पहले के अनुमान से लगभग 500 मिलियन वर्ष अधिक बढ़ा दिया। दूसरे शब्दों में, आधा अरब साल ऐसा था जब ये बिल्कुल पृथ्वी जैसा था। जीवन के बनने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल सही थीं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने चीजों को हमेशा के लिए बदल दिया। वातावरण पतला हो गया, मंगल ने महासागर खो दिए, और वो ठंडा उजाड़ स्थान बन गया जिसे हम आज देखते हैं। ये कुछ समय से एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन अब क्यूरियोसिटी को गेल क्रेटर में कुछ दिलचस्प मिला है, जो मंगल की सतह पर एक विशाल बेसिन है जहां अरबों साल पहले पानी स्वतंत्र रूप से बहता था। इसे कार्बोनेट मिले हैं, ऐसी चीजें जो हमें प्राचीन मंगल ग्रह की जलवायु के बारे में सब कुछ बता सकती हैं। ऐसे खनिज हैं जो तब बनते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 पानी में घुल जाती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें बनाने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक अच्छा घना वातावरण और तरल पानी। अब पृथ्वी पर CO2 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे वातावरण में सूर्य की गर्मी को रोकने में मदद करती है। ये हमारे ग्रह को जीवन के अनुकूल गर्म रखता है। पौधे ऑक्सीजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसे खाते हैं, जिसकी मनुष्य और जानवरों को सांस लेने के लिए आवश्यकता होती है। मंगल पर CO2 की उपस्थिति दर्शाती है कि वास्तव में किसी प्रकार की जलवायु प्रणाली थी। जब CO2 पानी में घुलने लगती है तो ये जमीन में कैल्शियम या मैग्नीशियम जैसे कुछ खनिजों के साथ प्रतिक्रिया करती है और कार्बोनेट बनाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे पृथ्वी पर महासागरों में समुद्री सीपियां बनती हैं, लेकिन इसके बजाय ये मंगल पर चट्टानों के साथ हो रहा है, और ये खोज बहुत बड़ी है। ये कार्बोनेट ग्रह की प्राचीन जलवायु के जीवाश्मों की तरह कार्य करते हैं। वे इस बारे में जानकारी संग्रहित करते हैं कि बहुत पहले मंगल कैसा था। उनका अध्ययन करके वैज्ञानिक मंगल के अतीत में झांक सकते हैं, उस समय जब पानी मौजूद था। वे हमें बता सकते हैं कि समय के साथ मंगल का वातावरण कैसे बदला है। ये दिखा सकते हैं कि वातावरण गर्म था या ठंडा, या क्या आसपास बहुत सारा पानी था, और सामान्य रूप से ग्रह का क्या हुआ। सौभाग्य से क्यूरियोसिटी वहीं इन चीजों का अध्ययन कर सकता है। इसमें सैंपल एनालिसिस एट मास और ट्यूनेबल लेजर स्पेक्ट्रोमीटर है। ये मंगल के फोरेंसिक टूल्स की तरह है। सैम पहियों पर एक मिनी लैब है और मंगल की चट्टानों के नमूनों को अत्यधिक तापमान तक गर्म करने में सक्षम है। इसमें 2 ओवन हैं जो नमूनों को लगभग 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर सकते हैं। ये तीव्र गर्मी चट्टानों के अंदर फंसी गैसों को बाहर निकालती है, जो मंगल के वायुमंडल के प्राचीन फिंगरप्रिंट की तरह हैं। एक बार जब वे निकल जाते हैं तो TLS उनका विस्तार से विश्लेषण करता है, उन्हें सबसे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। और वैज्ञानिकों ने जो खोजा उसने मंगल के रहने योग्य होने के बारे में हमारी पिछली सभी धारणाओं को बदल दिया। पता चला है कि ये सिर्फ मंगल के कभी गीला होने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा था जिससे ग्रह धीरे धीरे सूखने और ठंडा होने लगा। दूसरे शब्दों में, मंगल का पानी सिर्फ गायब नहीं हुआ, ये चरम स्थितियों में तेजी से वाष्पित हो गया। तो फिर आखिर इसका क्या परिणाम हुआ? खगोलविदों ने इसके लिए 2 अलग-अलग संभावित स्पष्टीकरण दिए हैं। पहला कहता है कि मंगल ऐसे दौर से गुजरा जहां वो कभी गीला था और कभी सूखा। पानी लंबे समय तक नहीं टिका। ये निश्चित रूप से थोड़े समय के लिए आया होगा, फिर पूरी तरह से सूख गया होगा और फिर वापस आ गया होगा। दूसरी संभावना अधिक गंभीर है। वहां जो पानी था वो अविश्वसनीय रूप से खारा और ठंडा था, इसलिए तरल होने के बजाय वो ज्यादातर बर्फ में जमा हुआ था। इसने ग्रह को जीवन के लिए बहुत कठोर बना दिया होगा, क्योंकि परिस्थितियां किसी भी चीज के जीवित रहने के लिए बहुत चरम रही होंगी।
दोनों संभावनाओं का दुखद अर्थ है कि मंगल अतीत में वैसा आरामदायक और जीवन से भरपूर नहीं था जैसा कुछ लोगों ने उम्मीद की थी। खैर, कम से कम सतह पे तो नहीं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भूमिगत जीवन मौजूद नहीं हो सकता। ये अभी भी एक संभावना है और अधिक जानने के लिए हमें अब पानी के संकेतों की तलाश जारी रखनी चाहिए। दरअसल मंगल ग्रह की वर्षों की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने अभी एक हैरान कर देने वाली खोज की है। लाल ग्रह की पथरीली सतह के नीचे तरल पानी का एक छिपा हुआ भंडार है। इस बार असली पानी, ना कि जमी हुई बर्फ या वायुमंडल में वाष्प। हालांकि ये मंगल की पपड़ी से मीलों नीचे है। ये सफलता नासा के इनसाइट लैंडर द्वारा एकत्र किए गए डेटा से मिली है। इसने 4 साल मंगल के सूक्ष्म झटकों को सुनने में बिताए। आप जानते हैं, मंगल के भूकंप, और इसने उनमें से 1300 से अधिक का विश्लेषण किया। इसकी बदौलत वैज्ञानिक ये नक्शा बनाने में सक्षम हुए कि भूकंपीय तरंगे ग्रह के माध्यम से कैसे चलती हैं, और इसने जमीन के नीचे 6 से 12 मील की गहराई में तरल पानी के भंडार का खुलासा किया। सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि कई छोटे जलाशय। इसलिए उन्होंने उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल किया जो हम यहाँ पृथ्वी पर भूमिगत पानी, तेल और गैस खोजने के लिए करते हैं, और वे मंगल की भूमिगत प्रणाली को समझने में सक्षम हुए। देखिए, जैसे जैसे पानी गायब हुआ और सूख गया, उसका कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में चला गया जब मंगल ने अपना मोटा सुरक्षात्मक वायुमंडल खो दिया। हालांकि ये खोज दिखाती है कि बहुत सारा पानी गायब नहीं हुआ था। ये बस जमीन के नीचे गहराई में समा गया, जहां ये आज भी मौजूद है। इतना करीब, फिर भी पहुंच से बाहर। ये आगे की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। जब किसी ग्रह की किस्मत संवारने की बात आती है, तो पानी सबसे महत्वपूर्ण अणु होता है। और साथ ही, भले ही हमने कहा था कि मंगल पहले जीवन से भरा नहीं था, ये अब वहाँ जीवन होने की संभावना को खत्म नहीं करता है। अगर तरल पानी अभी भी जमीन के नीचे गहराई में मौजूद है, तो क्या वहाँ कुछ छोटे सूक्ष्म जीव भी छिपे हो सकते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, तरल पानी के बिना जीवन जीवित नहीं रह सकता है, और अब इसके साथ मंगल पर जीवन का विचार पहले से कहीं अधिक मुमकिन हो गया है। हालांकि इसमें एक पेच है। हालांकि ये पानी भविष्य की मंगल उपनिवेशीकरण योजनाओं के लिए जैकपॉट जैसा लग सकता है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। ये कहना कि क्रस्ट में 6 मील गहरा ड्रिल करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, एक कम बयानी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पृथ्वी पर हमने जो सबसे गहरी ड्रिलिंग की है, वो लगभग 7.5 मील है। ये कोला सुपर डीप बोरहोल प्रोजेक्ट में था, और इस प्रोजेक्ट ने वर्तमान तकनीक को उसकी सीमाओं तक धकेल दिया। भीषण गर्मी, दबाव, उपकरणों की विफलता, आप बस नाम लें। मंगल के साथ ये और भी पागलपन भरा होगा। वहाँ का वातावरण बहुत ठंडा है, वायुमंडल बेहद पतला है, और बुनियादी ढांचे की कमी है। ये किसी भी ड्रिलिंग मिशन को बेहद कठिन बना देगा। मंगल पर इतनी गहराई में दबे पानी के जलाशयों तक पहुंचने के लिए हमें विशेष ड्रिलिंग उपकरणों की आवश्यकता होगी, जिन्हें किसी तरह वहां पहुंचाया जाएगा। इसे अत्यधिक ठंड, कम दबाव और अलग गुरुत्वाकर्षण को संभालने में भी सक्षम होना चाहिए। और ये सब दूर से संचालित होना चाहिए और अधिमानतः टूटना नहीं चाहिए, जबकि इसे बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाँ? अब ये संभव है कि हम भविष्य में ही ऐसा कर पाएंगे, जब हमारे पास मंगल पर स्वचालित प्रणालियां या अंतरिक्ष यात्री होंगे। ये सबसे महत्वाकांक्षी अरबपतियों के लिए भी कोई जल्दी होने वाला काम नहीं है। तो अभी के लिए ये जलाशय क्या छिपाते हैं, ये एक रहस्य है, लेकिन कम से कम ये अकेला नहीं है। जैसा कि हमने उल्लेख किया है, मंगल अपने जमे हुए दक्षिणी ध्रुव के नीचे सबसे बड़े रहस्यों में से एक को छिपाता है, तरल पानी की एक और दबी हुई विशाल झील। रडार ने इसका खुलासा तब किया जब उसने इस क्षेत्र में बर्फ की परत को स्कैन किया। अरे बस मुझसे इसका उच्चारण मत करवाओ। अब ये अजीब है कि इतने कम तापमान के बावजूद ये तरल रहने में कामयाब रहा। ये शायद मंगल की सतह के नीचे भूतापीय गर्मी के कारण है, और वहाँ जीवन भी हो सकता है। तो अब वे पहले इस झील की जांच करने के बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत आसान होगा। क्यूरियोसिटी का काम अविश्वसनीय है, और ये मंगल की प्राचीन जलवायु की परतों को खोलने में हमारी मदद करता रहता है, जिससे हमें इस पहेली के नए टुकड़े मिलते हैं कि हमारे पड़ोसी के साथ क्या हुआ था, और ये भविष्य में इसी तरह की गलतियों से बचने में हमारी मदद कर सकता है।